Hello everyone, I welcome to all of you on this channel. My name is राज सिंह। पार्ट नंबर 5 करते हैं बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और क्वेश्चंस का जो साइज रहेगा थोड़ा लेंथी रहेगा, लेकिन वो क्वेश्चन इतने इजी होंगे कि उसमें 30 में से 30 नंबर लेना आसानी से कर सकते हैं हम ये कार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन देखने में थोड़े लेंथी है लेकिन है बहुत आसान। देखते हैं। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट है, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। बच्चों ने अपनी अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। बच्चों को अपनी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। तो इसमें जो सबसे प्रैक्टिकल जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, क्योंकि यदि ठीक प्रकार की यदि शिक्षण विधि का चयन नहीं किया गया है तो बच्चे की समझ में, बच्चे के दिमाग में संकल्पना जो है वो क्लियर नहीं होगी और बच्चा गलती करेगा। सेकंड देखते हैं। कुछ परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो पूरी तरह से रॉन्ग है, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। अब बाकी के जो 3 जो ऑप्शन बचे उनमें से 3 नंबर जो पूरी तरह राइट है, क्योंकि आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल हो करके हम सोचें 30 बाई 30 नंबर आएंगे, इट्स माई गारंटी। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, इस संदर्भ में वह करेगी सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, वस्तु रूप से पुरस्कार प्राप्त करना। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 3। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें, 4 में से राइट आंसर हमारे सामने होगा। 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न पूछने की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये भी जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवा कर उन्हें यह महसूस कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन में से जो सबसे बड़ा ऑप्शन है उस पर टिक कर देते हैं। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि ज़्यादा बड़े वाला ऑप्शन हमेशा राइट रहता है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि यदि 2 नंबर को देखें हम तो वो सबसे बड़ा 4 ऑप्शन में से, लेकिन ये राइट नहीं है। राइट जो हो वो 3 है। प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। 5 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। 50 से नीचे की बुद्धि लाब्धि, धाराप्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों को पलट कर जानने में कठिनाई, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। 5 नंबर में बिल्कुल सामने को राइट ऑप्शन दिख रहा हमें, सेकंड नंबर इसका राइट है। 6, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, जब परीक्षा के अंक और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न पद्धतियों के द्वारा आकलित किया जाता है, जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। तो इसमें 3 नंबर जो वो राइट है ऑप्शन।
जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो इसमें जो राइट ऑप्शन जो है वो 3 होगा। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। अब ये वाइगोत्स्की ने दिया था समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब ये क्या होता है ये हमें जानना चाहिए। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। हमें ये पता होना चाहिए। 8 नंबर देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, समाज के अधिक योग्य सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, या फिर अनुकूलन प्रक्रियाएं। अनुकूलन प्रक्रियाएं इज द राइट ऑप्शन। नंबर 9, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, व्यक्तिगत कल्पित कथा, या फिर विचार अनुकर्मणीयता पलट न सके। 9 नंबर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। 4 नंबर राइट है इसका। विचार की अनुत्कर्मणीयता पलट न सके। नंबर 10, समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, या फिर एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। 10 नंबर राइट ऑप्शन विल बी मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन है। 11 नंबर अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। अब इसमें आया है कौन सा विभेदीकरण की बात आई है, डिस्क्रिमिनेशन की बात आई है। अब डिस्क्रिमिनेशन में तो ये भी आता है, ये भी और ये भी। 3 नंबर तो पूरी तरह से आता है। लेकिन यदि कोई टीचर केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करा तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। 12, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने के में उनकी सहायता करने के लिए कहना। वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनना ताकि वे उनका अनुपालन करें। विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिसमें पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका न पाएं। ऑप्शन 3 विल बी राइट। विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। नंबर 13, एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, अपने विद्यार्थी के सामाजिक संस्कृति की पृष्ठभूमि, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना, या फिर आकलन उपकरण के मानकीकरण। 13 नंबर का राइट ऑप्शन विल बी सेकंड, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट 14, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है।
कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। 14 में जो है वो राइट ऑप्शन विल बी 4। कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। 15 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास एवं अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास अधिगम का समानार्थक है। तो वाइगोत्स्की की बात हुई है इसमें, तो उन्होंने 3 नंबर जो ऑप्शन है वो दिया था। विकास प्रक्रियाएं अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। 16 किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? बच्चों को विविध प्रकार के समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप से पुरस्कार देना। बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। क्वेश्चन नंबर 17। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह विचारों को संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने के लिए कोशिश कर रही है, या फिर परीक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन विल बी विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। 18 नंबर देखते हैं। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष की बात हो रही है इसमें, और टीचर क्या करेगी उसके बारे में पूछा है। मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करना तथा बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना तथा बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के प्रति पहल करने में प्रोत्साहित हो। ऑप्शन 4 विल बी राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 18 के बाद अब 19 को देखते हैं। इस प्रकार अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किसे सहमत हैं? लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत हैं। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर करने के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। 19 नंबर में राइट ऑप्शन विल बी लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट है। हमारे समाज में यह प्रैक्टिकल रूप से हम देखें तो यह बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट। नंबर 20, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। अब आत्मबोध की बात हुई, हमें खुद के यानी कि अंदर झांकने की बात है हमारे, तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो सेकंड होगा इसका। नंबर 21 देखते हैं।
इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है या किया जाता है। तो 21 नंबर जो है राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट होगा। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। नंबर 22 देखते हैं 22। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता। व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, बच्चों के एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। 22 में राइट ऑप्शन विल बी 4, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 23। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में डाला जा सकता है। बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। 4 बिल्कुल राइट है इसका। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं लेकिन हैं बहुत ईजी। 24 निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। 24 राइट ऑप्शन विल बी सेकंड। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 25। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस प्रकार विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान है तथा मानकीकृत होने चाहिए। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो है राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ट्वेंटी 26 देखते हैं अब। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबद्ध किया जाएगा। शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। 26 में राइट ऑप्शन विल बी 4, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। अब 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापक के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? अब क्रिएटिव बच्चे की पहचान करनी है इसमें। यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे विस्तृत रूप से अवलोकन करना, जिस विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। तो इसमें सृजनात्मक बच्चे की जो पहचान है वो ऑप्शन बी में झलक रही है। बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। 28 उच्च प्राथमिक विद्यालय के गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात हुई इसमें विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। विद्यार्थियों को कार्यविधि ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हों। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ाने की योग्यता नहीं होती।
लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि वह उनकी जन्मजात विशेषता तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन तीन में से तो कोई भी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, सारे ही नेगेटिव झलक रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन था वो बिल्कुल राइट है। विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। 29 देखते हैं अब। इन कथनों से आप किससे सहमत हैं? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकीय संसाधन प्रदान नहीं कर रही। एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों की प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किए हैं। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। राइट ऑप्शन तो इसमें 4 है। एक बच्चे की असफलता तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता एक प्रतिबिंब है, क्योंकि इसमें जो वंशानुक्रम घटक की जो बात है वो तो बिल्कुल पूरी तरह गलत है, क्योंकि ऐसे बहुत से केस देखने को मिलते हैं जिसमें वंशानुक्रम में कोई भी एजुकेटेड पर्सन नहीं है लेकिन उनके बच्चे इतने हायर एजुकेटेड होते हैं कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। नंबर 30 देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापिका की मनोदशा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन जो होगा बच्चे के निष्पादन का स्तर। 4 नंबर राइट है इसका। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। मिलते हैं पार्ट नंबर 6 के साथ। इस वीडियो में जो ये क्वेश्चन थे थोड़ा लेंथी जरूर थे लेकिन इतने इजी थे कि 30 में से 30 नंबर आसानी से आ सकते थे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचने की आवश्यकता थी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।